गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ज्ञान वैविध्य चैनल। हमारा विज्ञान विषय 10वीं कक्षा का चल रहा है, जिसके अंदर आज हम चैप्टर लेने वाले हैं 16, जिसका नाम है ब्रह्मांड एवं जैव विकास, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद में जो विकास का क्रम है, जिससे कि हम मानते हैं कि सृष्टि के अंतर्गत जीवन का यानी जैव का विकास हुआ है। इन सब को आज हम इस चैप्टर के अंदर शामिल करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये ऋग्वेद का एक सूक्त है। इस सूक्त के अकॉर्डिंग कि जीव जो है उसकी उत्पत्ति कैसे होगी या ब्रह्मांड है वो कैसे बना होगा या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होगी, उसके बारे में जैसे ही आगे आएगा तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड का मतलब तो आप जानते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। ब्रह्मांड यूनिवर्स है पूरे, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था पृथ्वी क्या थी, अर्थ है या वर्ल्ड है, उसको हमने कहा था। ब्रह्मांड में क्या आता है, आकाश में आता है, अंतरिक्ष पूरा आता है जिसके अंदर सूर्य चंद्रमा सौर परिवार पूरा आता है, तारे आते हैं, आकाश गंगाएं आती है। तो ये जितना भी ये स्वरूप हम देख रहे हैं, क्या ब्रह्मांड के जैसा कोई दूसरा ब्रह्मांड भी हो सकता है क्या, या जैसे पृथ्वी के अंदर जीवन संभव है, ऐसे ब्रह्मांड में कोई दूसरी जगह पे जीवन संभव है क्या, इसके बारे में अभी तक ये खोज का विषय है और खोजें चल रही है। इसके बारे में जानकारियां जुटाई जा रही है। जैसे भारतवर्ष में प्राचीन समय से ही ये चलता आ रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, वैदिक काल से कहते आ रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो कोई ना कोई जो ये तत्व होते हैं उन तत्वों के माध्यम से हुई है, या ब्रह्मांड है उसका जो यहाँ पर वर्चस्व है वो किसी एक सघन पिंड के कारण ही हुआ होगा। इस प्रकार के अनेक विचारधाराएं हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ये ब्रह्मांड है इसके बारे में बताने वाले सबसे पहले कोपरनिकस था, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का पृथ्वी जो है, पहले ये माना गया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन कोपरनिकस जो था उन्होंने ये कहा, कोपरनिकस इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। ठीक है, पहले से तो ये यहाँ पर दूसरे जो थे वो आइंस्टीन थे। आइंस्टीन ने ये कहा, आइंस्टीन ने ये कही बात है कि जो ब्रह्मांड है वो स्थिर ब्रह्मांड है, स्थिर ब्रह्मांड के रूप में इसको मानना है, यानी स्थिर है। जबकि आज के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी चल रहा है। ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ होगा तो उसके अंदर आगे हम देखेंगे कि एक विस्फोट हुआ था किसी तारे में या किसी एक ऐसे पदार्थ में, जिसके कारण उसके टुकड़े दूर तक बिखर गए और आज भी ये फैलाव चल रहा है। इसका मतलब ब्रह्मांड के बारे में अभी हम स्थिर ब्रह्मांड की परिकल्पना करें तो वो उचित नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो आइंस्टीन ने स्थिर ब्रह्मांड की परिकल्पना दी थी 1917 में, उसके ऊपर पुनः विचार किया जा रहा है 1917 में। इसके ऊपर आज वापस विचार चल रहा है। आगे हम देखें, ये जो ब्रह्मांड है इसका अध्ययन जिसके अंतर्गत होता है उसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान, यानी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर सिर्फ इस ब्रह्मांड का ही अध्ययन किया जाता है। अब हम लेते हैं कि भारतीय अवधारणा, जिसमें हम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखते हैं। भारत की अवधारणा, भारत की या भारतीयों की अवधारणा प्राचीन समय से ही चला आ रहा है कि जो अपने ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते हैं, अपने विचारों के द्वारा
किसी की उत्पत्ति बताना है या किसी के बारे में बताना है, विचारों के आधार पर बताते थे। जबकि विज्ञान क्या चाहता है, विज्ञान ये कहता है कि हमारे पास में कुछ ऐसे तथ्य होने चाहिए सटीक, उसके प्रयोगात्मक सिद्ध होने के बाद में ही हम उसको सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी ने विचार दिया या किसी ने परिकल्पना दी, उस परिकल्पना को आधार मान करके हम आगे उसको सत्यापित कर दें, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक क्या करते हैं, जो पूर्व में जो परिकल्पनाएं दी हुई है या पूर्व में जो इनके बारे में बताया हुआ है, उस जानकारी को ही आगे की तरफ वो लेकर जाते हैं, प्रयोगात्मक सिद्ध करके ही उस परिकल्पना को आगे बढ़ाया जाता है। तो कपिल मुनि जो थे, उन्होंने भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ऐसा ही कुछ कहा था कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो किसी ऐसे तत्वों के संयोग से हुई है जो आगे जाकर के वापस उस सृष्टि का जो विनाश होता है या सृष्टि के अंदर जो भी प्राणी है, जीवन है, उसका वापस पुनः उन्हीं पंच तत्वों के अंदर विलीन हो जाना ही शाश्वत सत्य है। यहीं से ब्रह्मांड की शुरुआत होती है और ब्रह्मांड में जीवन का फिर अंत उसी प्रोसेस से ये चलती रहती है। ऋग्वेद के अंदर प्राचीन समय में ऋग्वेद के अंदर एक ये सूक्त दिया हुआ है। इस सूक्त के अंतर्गत हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है या किसी सृष्टि के अंतर्गत उसकी उत्पत्ति को देखते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखते हैं, तो एक भारत एक खोज धारावाहिक आता था, उसका जो टाइटल सॉन्ग था, जब वो चलता था, उसका जो टाइटल सॉन्ग आता था, उस समय उसके अंदर इसका अर्थ दिया हुआ है। देखिएगा, इसको बहुत अधिक मान्यता मिली हुई है इस ऋग्वेद के इस सूक्त को। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताएंगे। पहले हम भारत एक खोज जो धारावाहिक था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हुई बुक है, उसके अंदर भी इस सूक्त के बारे में बताया हुआ है। वो जो टाइटल सॉन्ग था उसके अंदर क्या था, सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं, यानी सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका हुआ था, उस पल तो अगम अतल या जल भी नहीं था, फिर सृष्टि बनी कैसे। इसके बारे में फिर जो जर्मन विद्वान है मैक्स मुलर है, उन्होंने क्या कहा, इसको देखिए, जर्मन वैज्ञानिक में भी इनका एक विद्वान थे। इस सूक्त का यानी ऋग्वेद के इस सूक्त का प्रतिपादन करवाने में सहयोग रहे। कैसे रहे, इसको इन्होंने ये कहा कि ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसका जो उत्पत्ति का गीत है उसको इन्होंने यही माना, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का गीत इसको कहा है। ठीक है, जो अभी हमने अर्थ देखा था ना इसका कि सृष्टि जो है, सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं था, फिर था क्या, किससे ढका हुआ था, ना अतल था, ना जल था, ना ही अगम था, उस पल तो फिर सृष्टि थी क्या या सृष्टि के अंदर था क्या। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने भी क्या किया, जो वैदिक काल के समय जो ऋग्वेद से संबंधित कि कुछ भी नहीं था, फिर सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चेतना है और ये चेतना क्या करती है, सृष्टि को बनाती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती है। अब चेतना कैसे बनाती है, यानी चेतना से क्या हुआ कि किसी जीव की उत्पत्ति या किसी जीवन के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में जानकारी जुटाई गई। चेतना को फिर आगे जाकर के बुद्धि के रूप में बता दिया गया था। लेकिन चेतना क्या है, एक ऐसा साक्ष्य है या ऐसा प्रमाण है जिसके आधार पर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बता सकते हैं। तो चेतना के अकॉर्डिंग विवेकानंद जी ने, और ये आगे तक चलता रहा, यानी भौतिक शास्त्री है, उन्होंने भी इस चेतना को फिर मानना स्वीकार कर दिया था। आगे हम देखेंगे कि 2007 के अंदर एक जैव केंद्रितता का जो सिद्धांत था वो प्रतिपादित किया था, उसमें भी इस चेतना से संबंधित कुछ जानकारी को ऐड उसमें कर दिया था कि वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है वो आज भी
हम स्वीकार करते हैं। ये जो स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी कि भिन्न भिन्न प्रकार से जो जंतु है या वस्तुएं हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अर्थात कहने का मतलब कि चेतना एक होकर के अनेक हो गई। और ये देखिए किस प्रकार से ये प्रमाण दे रहा है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में प्रयोगात्मक सिद्धांत दिए गए तब ये पाया गया कि एक ऐसा पदार्थ था जिसके अंदर विस्फोट होने से ये बहुत दूर तक बिखर गया, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। और स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, इस अद्वैतवाद को बताते हैं। अर्थात चेतना एक थी और बाद में वो अनेक होकर के इस सृष्टि के निर्माण में सहयोगी बन गई। ये चीजें जो है ये वास्तविक रूप से इन चीजों को हम शामिल करके देखिए तो वास्तव में ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्लू छोड़ देती है सृष्टि के निर्माण से संबंधित या इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बात को स्वीकार करने के लिए। सृष्टि के अंदर यदि हम चारों तरफ देखें तो शुरुआत कहाँ से होती है। सपोज कीजिए एक पेड़ को हम लेते हैं, बीज से पेड़ बनता है, बीज में अंकुरण की क्रिया होगी, फिर प्लांट बनेगा, प्लांट से फिर उसमें पुष्प बनेगा, पुष्प से फिर वापस उसमें क्या बन जाएगा, बीज बनेगा और उसका जो जीवन काल है वहीं तक रह जाएगा। बहुवर्षीय पादप होते हैं उनमें तो काफी लंबा चलता है। इसका मतलब उसने बीज से प्रारंभ किया और बीज पर ही उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। तो ये क्या हो गया, उसका एक जीवन काल हो गया, बीज से शुरू होकर बीज पर समाप्त हो रहा है। ये भी अपनी भारतीय जो अवधारणा है उसमें शामिल की गई है। ऐसे यदि हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में भी क्या है, अंडे से प्रारंभ होता है और फिर वापस से अंडे तक ही उसका जीवन चक्र चलता है, यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लेकिन फिर भी उसका जीव द्रव्य है वो किसी ना किसी उसके संतान में कहीं ना कहीं पर वो उपस्थित रहता है। तो कहने का मतलब कि सृष्टि का चलन जो है या ब्रह्मांड की उत्पत्ति है कुछ इसी प्रकार से तथ्यों के साथ में मानी जा सकती है। जैसे परमाणु है, परमाणु क्या करता है, विभिन्न प्रकार के नाभिक है, कक्ष है, इनसे मिलकर के बनता है और फिर वो परमाणु किसी तत्व को निर्मित करते हैं। तत्व से फिर क्या होता है, अणु का निर्माण होता है, अणु से फिर विभिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं, यौगिक से फिर क्या होता है, किसी कोशिका का निर्माण हो गया, कोशिका से बहुकोशिकीय जंतु का निर्माण। कहने का मतलब कि एक परमाणु में वो क्षमता है जो कि सृष्टि को बनाने में मददगार हो सकती है। तो ये भी अपनी एक भारतीय अवधारणा थी। महर्षि कपिल ने कहा है, नाशय है कारणालय। कपिल, महर्षि कपिल क्या ऋषि कपिल है, उन्होंने क्या कहा है, नाशय है कारणालय। अर्थात कोई भी व्यक्ति है वो नष्ट हो रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है, तो उसकी मृत्यु होने का कारण क्या है, उसके उस कारण में ही मिल जाना। अर्थात किसी पदार्थ की नष्ट होना, किसी पदार्थ का नष्ट होना उसके कारण में विलय हो जाना है या उस कारण में ही शामिल हो जाना है। ये कपिल ऋषि ने अपने इस छोटी सी लाइन के अंदर बहुत बड़ी सी बात कह दी जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को उजागर करने में बहुत अधिक सहायक है। स्वामी विवेकानंद जी ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि आज भी हम कह रहे हैं सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है और आने वाले समय में भी हम कहेंगे कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, यानी आज भी खोजें चल रही है, आने वाले समय तक भी वो खोजें चलती रहेगी। इस प्रश्न का जवाब कि इसका विकास कैसे हुआ है, इसका कई उत्तर आएंगे जिनके अंदर वापस वही प्रश्न आ जाएगा कि इस सृष्टि का विकास कैसे हुआ होगा या इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो इसके बारे में बहुत तरह के बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जैसे एक शब्द दोहराएगा वो है एक कल्प, ये भी अपनी भारतीय अवधारणा है। एक कल्प का मतलब क्या होता है कि जगत है या सृष्टि है, उस सृष्टि का एक सूक्ष्म रूप है जो कुछ समय रहा और फिर वो
पुनः प्रकट हो गया। इसका मतलब वो एक कल्प बन गया और ये बहुत सारे कल्प मिलकर के ही उस सृष्टि के निर्माण को बताते हैं। तो वो आगे जाकर के जो सृष्टि रचनावाद थे, जिन्होंने इस सृष्टि को डिजाइन किया है, उसको मानते हैं। उनके अनुसार जो सृष्टि है उसका निर्माण करने के लिए बुद्धि को सहयोगी माना गया, यानी चेतना और बुद्धि। अब देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था चेतना, और अब आ गया है शब्द हमारा बुद्धि। इस बात से जो स्वामी विवेकानंद है उनके जो तथ्य थे उसको भौतिक शास्त्रियों ने इससे जोड़ करके भी कहा कि वास्तव में चेतना है और बुद्धि है वो एक जैसे ही स्वरूप हो सकते हैं जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन सृष्टि का जो अंतिम चरम पर विकास है उसमें सबसे ज्यादा सहयोग करने वाला बुद्धि ही कारक माना गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि बुद्धि की उत्पत्ति आज नहीं है, बल्कि पहले से ही बुद्धि की उत्पत्ति हो चुकी थी, जिसके फलस्वरूप ये सृष्टि को हम आज के समय में देख सकते हैं। ये पूरी तरह से बुद्धि जो है उसको एक ईश्वर मान लिया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को व्यक्ति काल से ही मानते आ रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति वैदिक काल से हुई है। ईश्वर ने इसकी सृष्टि को निर्मित किया है। अब सृष्टि को निर्मित करने वाला ईश्वर है और ईश्वर को किससे जोड़ दिया? बुद्धि से, बुद्धि चेतना से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब कि जो प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे उस समय वैज्ञानिक आधार नहीं थे या वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे या वैज्ञानिक खोजें नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने कल्पना के आधार पर इस टाइप के विचार प्रस्तुत किए। और आने वाले अब जो समय है जिसके अंदर बहुत अधिक वैज्ञानिक उपकरण भी है, वैज्ञानिक तथ्य भी है, उनके आधार पर देखें तो कहीं ना कहीं इनका आपस में कनेक्टिविटी पाई जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो जैव विकास है इससे संबंधित क्या सिद्धांत है। इसको आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख लेना, उतार लेना। ठीक है, ये एक ऋग्वेद है, उसके सूक्त है जिसके अंतर्गत सृष्टि के निर्माण को बताया गया है। ठीक है, तीसरा टॉपिक अब हमारा शुरू होता है सिद्धांत, जो जैव विकास से संबंधित आप लोगों ने पहले भी क्लास में पढ़ा हुआ है सिद्धांत, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है पहला सिद्धांत। कई प्रकार के सिद्धांत हम लेंगे, जिसमें पहला है जैव केंद्रितता का सिद्धांत। जैव केंद्रितता का सिद्धांत। अब बात 20वीं शताब्दी की आ जाती है, वो तो प्रारंभिक समय की थी जिसमें हो सकता है कि कुछ खोजें हो चुकी थी या कुछ खोजें होने बाकी थी या वैज्ञानिक तथ्य नहीं थे। लेकिन ये जब सिद्धांत दिया गया तो इसके अंदर ये बताया गया कि जो कोई भी सृष्टि या ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला है वो कोई एक पदार्थ था, और ये पदार्थ जो था इसके अंदर कोई महाविस्फोट हुआ, और ये महाविस्फोट क्या करता है कि इस पदार्थ के कई टुकड़े कर रहे हैं, और वो टुकड़े क्या हो रहे हैं, वो सारी जगह पर फैल रहे हैं, और ये फैलना ही क्या है, ब्रह्मांड को बताता है, यानी सृष्टि का निर्माण बताता है। इसके अंदर दो साइंटिस्ट थे, जिनमें एक तो थे नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट लांचा, और एक थे खगोल शास्त्री बॉब बर्मन। इन दोनों ने क्या किया, सन 2007 के अंदर जैव विकास से संबंधित, जैव केंद्रितता से संबंधित एक प्रयोग किया था। उस आधार पर इन्होंने ये बताया, दो साइंटिस्ट थे, मैंने बताया कि ये तो थे रॉबर्ट लांचा और ये तो थे चिकित्सक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, और दूसरे इनके जो सहयोगी थे वो थे बॉब बर्मन,
ये थे खगोलशास्त्री, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया 2007 में। इन्होंने बताया कि ये जो जैव केंद्रिता है, जैव केंद्रिता का मतलब क्या है कि सृष्टि के जो प्रारंभिक रूप है, सृष्टि के प्रारंभ में जैव को यानी जीवन को केंद्र माना गया। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात आती है, जीवन, जीवन से मतलब क्या है, सजीव कारक, ठीक है। सजीवों को यदि हम केंद्र बिंदु पर रखें तो हम कह सकते हैं कि उसी से फिर जीव इस सृष्टि का निरूपण हुआ है या सृष्टि का निर्माण हुआ है। ऐसा इन्होंने अपने इस इस प्रयोग के अंदर यानी जैव केंद्रिता का जो सिद्धांत है उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये जो सृष्टि है, सृष्टि में जीवन के कारण ही विश्व का अस्तित्व बना हुआ है, यानी विश्व का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवन संभव है। यदि जीवन की वहां पर उपस्थिति नहीं होगी तो विश्व का कोई भी अस्तित्व नहीं रह सकता। इसका एक एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं कि जो प्रकृति थी, उस प्रकृति के अंदर कुछ ऐसी घटना हुई, उस घटना के फलस्वरूप क्या हुआ, डायनासोर है वो तो समाप्त हो गए, डायनासोर समाप्त हो गए। और डायनासोर जैसे संपूर्ण रूप से नष्ट हो गए तो जो स्तनधारी थे उनका फिर क्या हुआ, प्रॉपर विकास होना प्रारंभ हो गया। अब धीरे धीरे आज के समय में हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक है वो अपने प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध कर देते हैं कि किस प्रकार से जीवन है उसको और आगे सुगमता से या और आगे उसमें बदलाव करके किस प्रकार से हम रोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं या किस प्रकार से किसी बीमारी का इलाज ढूंढ करके उसका प्रॉपर इलाज किया जा सकता है, बीमारी के औषधि ढूंढ करके। तो इस प्रकार से ये जो कारण होते हैं या ये जो प्रयोग होते हैं उन प्रयोगों के माध्यम से तो ये सब संभव हुआ है। तो जीवन इसके लिए महती आवश्यकता है, जीवन के बिना ये सब संभव नहीं होता। ये जो परिकल्पना दी हुई थी, इन परिकल्पनाओं में जैसे पहले वाली परिकल्पना जोड़े विवेकानंद जी वाली चेतना, तो चेतना को भी इसमें कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। जीवन है, चेतना है, बुद्धि है। तो इन्होंने जो अपने इस सिद्धांत में बताया था, उन्होंने ये बताया अपने सिद्धांत में कि दर्शन शास्त्रियों यानी चेतना को भी शामिल कर दिया। दर्शन शास्त्रियों से लेकर के भौतिक शास्त्री जो थे वहां तक की जो उनकी परिकल्पनाएं थी उन सबको इन्होंने स्थान दिया और इस अपने प्रयोग को आगे बढ़ा करके इन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जिसके अंदर एक निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं निश्चितता और अनिश्चितता। निश्चितता का मतलब क्या है कि पहले से हमारे दिमाग में है कि ऐसा होगा। जैसे मौसम विभाग है आजकल पहले से सूचना दे देते हैं कि आने वाले 2-3 दिन में आंधी आने वाली है, बारिश आने वाली है या बहुत भयंकर तूफान की घोषणा हो जाती है। तो ये क्या है, निश्चितता है, यानी होना है। अनिश्चितता से अभिप्राय क्या है, हम अनुमान नहीं लगा सकते कि ऐसा होगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार की जो धारणाएं हैं वो जैव केंद्रिता सिद्धांत के द्वारा हमें उसको देख सकते हैं। दूसरा जो था यानी कोई भी घटना जो होती है वो मानव हित के अनुसार होती है। मानव हित का मतलब जैसे हमने देखा ये साफ कर देते हैं वाला, और इधर हम देखते हैं इनके जो पक्षधर थे उन्होंने क्या किया होता है, यानी इसके जो पक्षधर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो ये निश्चित अनिश्चितता वाली बात होती है। दूसरा क्या कहा कि कोई भी जो तथ्य है उस तथ्य के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है और उस लॉजिक में मानव का हित कहीं ना कहीं होता है। यानी पहली घटना हम देखें कि कोई भी घटना होती है वो मानव हित में होती है, मानव हित में रहती है। जैसे
बढ़ाने की घोषणा पहले से ही कर दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये घोषणा होनी है मानव के हित के लिए अनिवार्य है, वरना तूफान आने वाले हैं, हमें जानकारी नहीं है, हम तक वो जानकारी नहीं पहुंची है, तो हम उस परिस्थिति से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये सडन हमारे माइंड में नहीं आएगा। लेकिन पहले से जानकारी दे दी जाएगी, समुद्र से कोई तूफान आना है तो वहाँ के मछुआरे उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, या आसपास के जो बस्ती वाले लोग उनसे उनको सावचेत कर दिया जाएगा, उनको सजग कर दिया जाएगा, तो वो अपने प्रिकॉशन पहले से ही रखेंगे। तो ये क्या कार्य, ये किस हित में हुआ, मानव के हित में हुआ। तो कोई भी घटना होती है वो उसका जो डायरेक्ट प्रभाव है वो किस पर है, मानव पर है, तो वो घटना मानव के हित में ही रहनी है। दूसरा, मानव हित की दूसरी घटना को देखें कि प्रकृति के अंदर जो भी कार्य होता है वो पूर्व से नियोजित होता है, यानी पूर्व से प्लानिंग रहती है। जैसे उल्कापात हुआ और उस उल्कापात के कारण डायनासोर जो प्रजाति थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, यानी उल्कापात एक बड़ा उल्कापिंड पड़ा इस पृथ्वी पर, और इस धरातल पर आने से क्या हुआ, जितने भी वो डायनासोर की प्रजातियां थी वो सारी नष्ट हो गई। अब दूसरी प्रजाति स्तनधारी थी, उनका फिर क्या हुआ, उनका विकास बहुत अच्छे से हुआ। तो ये क्या हो गया कि उल्कापात जैसे घटना से, यानी प्रकृति के द्वारा ये घटना घटित हुई और किसके पक्ष में जा रही है, मनुष्य के पक्ष में जा रही है, जीवन के पक्ष में। एक प्रजाति नष्ट हो गई है तो दूसरी प्रजातियों का वहां पर प्रादुर्भाव हो गया है। उल्कापात का जो ये कार्य था ये प्रकृति ने पूर्व से नियोजित किया हुआ था, जिसके आधार पर हम ये निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं कि ऐसी घटना से एक नई जाति को जीवन यापन करने का या उसका सर्वाइवल होना वहां पर तय कर दिया गया था। ठीक है, ऐसे ही ये जो आइंस्टीन है उन्होंने जो अपनी अवधारणा दी थी समय और स्थान से संबंधित है, उसको भी यहाँ पर मजबूती मिलती है। यानी आइंस्टीन की जो समय और स्थान से संबंधित जो अवधारणा थी उसको भी इसमें जगह मिलती है, यानी भौतिक शास्त्रियों को और रसायन शास्त्रियों को भी इसमें कुछ जगह मिलती है। किसमें, जैविकता के सिद्धांत में। तो वो भी क्या होंगे, इसके पक्षधर होंगे। एक हाइजेनबर्ग सिद्धांत सुना होगा, उसको भी ये कंप्लीट करने में सहायक होता है। एक है झिल्ली का झिल्ली प्रयोग, उस दोहरे झिल्ली प्रयोग उसको भी इससे से ही दृढ़ता मिलती है। ऐसे बलों के सूक्ष्म संतुलन से संबंधित जो सिद्धांत है उसको भी इस सिद्धांत के माध्यम से इजीली समझा जा सकता है, या यूं कह सकते हैं कि ये जैविकता का सिद्धांत है ये इनको भी बल दे रहा है, इनको भी मजबूती प्रदान कर रहा है। ऐसे ही जो सजीव है उस सजीव की सृष्टि के अनुरूप होगा या नहीं, विभिन्न प्रकार के स्थिरांक मौजूद है, उनके अस्तित्व से संबंधित जानकारी भी इस सिद्धांत के अंदर हमें देख सकते हैं। कहने का मतलब कि वैज्ञानिक जो आइंस्टीन था वहां से लेकर के यूनिफाइड जो थ्योरी थी वहां तक की जितनी भी घटनाएं हैं या उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं उन सबको इस माध्यम से हम इजीली समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो जैविकता का सिद्धांत है ये विभिन्न प्रकार से भौतिक शास्त्रों के सिद्धांत को भी प्रबलन देने का कार्य कर रहा है। इसका मतलब इसके काफी पक्षधर हुए। एक जगह पर इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, वो त्रुटि क्या है, अर्थात त्रुटि तो नहीं कहेंगे लेकिन वो एक सिद्धांत है जिसके जैव विकास का सिद्धांत है डार्विन ने दिया था। डार्विन का जो जैव विकास सिद्धांत है उसको प्रबलन इसमें नहीं मिलता है, यानी ये सहयोगी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो डार्विन है वो तो क्या बता रहे हैं कि कोई भी जाति है उसके अंदर विकास हो रहा है, वो क्या होता है अचानक उसके शरीर के अंदर होने वाली कोई रासायनिक घटना है जिसके फलस्वरूप उसमें कुछ विकास की कड़ियां जुड़ जाती है और एक नवीन जाति की उत्पत्ति हो जाती है। जबकि
ये इसके पक्षधर नहीं है। इन्होंने ये कहा कि ये जो डार्विन ने सिद्धांत दिया ये बच्चों को समझाने के लिए तो इजी है, लेकिन हम सृष्टि इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो वहां पर इसको इस प्रकार की जो ये घटनाएं हैं इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि ये एक स्वनियोजित तरीके से बनाई जाने वाली योजना नहीं है जिसको कि इसके अंदर शामिल किया जा सके। तो जैव विकास से संबंधित जो डार्विन का सिद्धांत है उसको ये मानता नहीं है। कौन? जैव केंद्रिता सिद्धांत। दूसरा आता है बिग बैंग सिद्धांत। ये तो था हमारा जैव केंद्रिता, ये नाम ध्यान में रखना साइंटिस्ट का। इन दोनों ने इस सिद्धांत को दिया था 2007। अब दूसरा है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, ठीक। साथ में ये सिद्धांत क्या बताता है कि कोई भी परमाणु में, जैसे इससे पहले वाले में भी भारतीय अवधारणा में थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया था कि कोई अपरमाणविक भाग है जिसको उप परमाणु कह सकते हैं। उप परमाणु जैसे कि उसका नाम भी हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ या इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। इस परमाणु से कोई विस्फोट होता है, विस्फोट हो गया, महाविस्फोट हुआ और फिर क्या हो गया कि इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इस अपरमाणविक भाग या ये जो अपरमाणविक भाग था इसको ये माना गया कि ये एक सघन और काफी गर्म एक पदार्थ है। इस पदार्थ के अंदर विस्फोट हो रहा है और ये विस्फोट होकर के क्या कर रहा है, दूर दूर तक इसके पदार्थ को बिखेर रहा है, अर्थात इसके टुकड़े टुकड़े हो गए और काफी दूर तक फैल रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। कुछ ऐसे अवयव हैं जो कि ठंडे हो गए हैं, कुछ ठंडे होने वाले हैं। या एक समय ऐसा अगर आ जाता है कि ये जितने भी इसके टुकड़े हुए हैं और वो सारे ठंडे हो गए तो वो सारे क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। जमने का मतलब ये हो गया कि इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, अर्थात ब्रह्मांड जैसे कोई भी चीज यहाँ पर अस्तित्व में नहीं रहने वाली। लेकिन आज भी इस ब्रह्मांड का विस्तार यानी इसमें जो विस्फोट हुआ है उसके कारण माना जा रहा है कि दूर दूर तक इसके टुकड़े जा चुके हैं और फैल रहे हैं, इसका विस्तार काफी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये माना गया है कि जब इसमें विस्फोट हुआ तो सबसे पहले परमाणु के रूप में अवयव आया, उप परमाणु से फिर परमाणु, और ये जो परमाणु है जिसके अंदर नाभिक आ गया और इलेक्ट्रॉन वाले कक्ष आ गए, उसके बाद माना गया कि इस ब्रह्मांड के अंदर हाइड्रोजन पहला तत्व, हीलियम दूसरा तत्व और लिथियम जैसे वो सारे तत्व आ गए, ठीक है। इसके बाद में इनसे इस ब्रह्मांड के अंदर बादल का निर्माण हुआ जो कि दैत्याकार है, यानी इन्हीं से बने बादल बने। बादलों से फिर क्या हुआ, दैत्याकार बादल थे, इनसे क्या बने, तारे बने और तारों से फिर क्या बने, आकाशगंगा। अपने यहाँ आकाशगंगा क्या नाम है इस ब्रह्मांड का, मंदाकिनी, ठीक है। आकाशगंगा निर्माण हो गया, कहने का मतलब कि विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से क्या हो गया, बहुत चारों तरफ ये छितर गया, पदार्थ चारों तरफ फैल गया। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, पहले परमाणु, परमाणु से फिर तत्व, तत्व से फिर बादल बने और बादल से फिर ये सौर परिवार है या फिर तारों का समूह है। इस प्रकार से ये जो जितने भी हम आकाश में अंतरिक्ष में अवयव देखते हैं उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। एक शब्द आता है सुपरनोवा। सुपर नोवा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि एक इसके अंदर होने वाला जो विस्फोट है उसको हम सुपरनोवा कह सकते हैं। इसमें जो विस्थापन हुआ या काफी भयंकर इसके अंदर
आग फैली होगी, विस्फोट हुआ होगा, जिससे लाल विस्थापन हुआ। उस लाल विस्थापन से क्या हुआ, दूर तक पदार्थों का छिद्रण हो गया, यानी दूर तक पदार्थ का जो टुकड़े हुए थे वो दूर तक फैल गए। तो ऐसे स्थिति में इसको क्या कहा गया कि इसको बिग बैंग थ्योरी के रूप में मान्यता मिल गई। और ये घटना कब की है, लगभग 13 अरब 80 लाख वर्ष पहले। ठीक है, हमारी पृथ्वी का जो उद्भव है वो तो 4.5 अरब वर्ष पहले है, और ये घटना है 13.8 अरब वर्ष पहले की घटना, जब ये इस प्रकार का महाविस्फोट हुआ था। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो ये सुपरनोवाएं हैं इनका जो लाल विस्थापन है, यदि उसको मापन किया जाए और ये अनुमान लगाया जाए कि आने वाले कुछ समय के बाद में ये ठंडा हो जाना है, लाल से ये क्या हो जाना है, ठंडा हो जाना है, टेम्परेचर इसका कम हो जाना है, तो स्थिति यहाँ तक आ सकती है कि ये ब्रह्मांड पूरी तरह से जम जाए। जमने का मतलब ये सृष्टि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। एक विचार ये भी आ रहा है कि अभी हाल ही में ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी मात्रा में दूसर द्रव्य और दूसर ऊर्जा, दूसर द्रव्य और दूसर ऊर्जा इसको देखा गया है, यानी आज के समय में, वर्तमान समय में इनको देखा गया है। तो इनको देखने का मतलब ये हुआ कि ये दूसर द्रव्य क्या है, दूसर ऊर्जा क्या है, क्या होना है इससे, या आने वाले समय में इसका क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है या हार्मफुल हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में अभी इनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जानकारी चल रही है। एक साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंस, इन्होंने भौतिकवादियों का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत के अंदर जो चेतना जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी, उस चेतना को उन्होंने क्या कर दिया कि भौतिक शास्त्र के अकॉर्डिंग ये जो चेतना है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने केवल भौतिक साधनों से ही, यानी भौतिक साधन है उन्हीं के द्वारा ही कि आयु काल क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, या किस प्रकार से इन अवयवों की उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में जानकारी जान लेना ही सिर्फ भौतिक नियमों के अकॉर्डिंग ही हो सकती है। तो ये साइंटिस्ट कौन है, स्टीफन हॉकिंस इनका नाम है जिन्होंने ये बात कही है। दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि जब तक हम चेतना को शामिल नहीं करेंगे तब तक हम पूरी तरह से ये सिद्ध नहीं कर सकते कि इस सृष्टि का जो विकास है, इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। इसका मतलब कि एक पक्ष तो क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिकों का एक समूह तो ये कह रहा है चेतना है जो कि उस भौतिक शास्त्र जो थ्योरीज है उनको आगे बढ़ा रही है। दूसरा समूह जो हॉकिंस जैसे साइंटिस्ट है उन्होंने क्या इसका विरोध किया है कि चेतना जैसे यहाँ पर कोई उसका लेना देना नहीं है, जो चेतना से जुड़ी हुई परिकल्पना है उसमें इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, अब कुछ समय के बाद में ये जो स्थिति आई थी कि किस प्रकार से चेतना को इसमें शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, इसके लिए एक यूनिवर्सिटी है जिनेवा में सर्न प्रयोगशाला, वहां पर एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है सर्न लैब यानी लेबोरेटरी है। इसके अंदर वैज्ञानिकों ने भारहीन कणों को खोजा और जिसमें ये जो भौतिक विज्ञान है उसकी सोच में ये परिवर्तन ला दिया कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि चेतना जैसा कोई भाग है जो कि इस सृष्टि को निर्मित करने में सहयोग कर रहा है, और आने वाले समय में भी यही माना जाएगा कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ होगा। काफी जवाब मिल गए और काफी समय तक ये प्रश्न ऐसे ही आता रहेगा कि विकास कैसे हुआ है। विज्ञान जो है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि सभी प्रकार से जो भारहीन वाले कण है यानी चेतना, इन्होंने चेतना शब्द काम में लिया कि भारहीन चेतना है वो भी इस सृष्टि को निर्मित करने में सहयोगी है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। और जबकि सर्न प्रयोगशाला लेबोरेटरी थी उसमें भी भारहीन कणों को खोजा गया और उस आधार पर इस सृष्टि के निर्माण में कुछ सहायता मिली।
इसके साथ में एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने हिग्स बोसोन कणों की चर्चा की। उनका नाम था विजय कुमार पांडे। वो लिखते हैं कि भौतिक विज्ञान है वो अज्ञात को ज्ञात की परिधि की ओर लेकर जाती है। ध्यान दीजिएगा, अज्ञात को ज्ञात की परिधि की ओर लेकर जाती है। जबकि जो सृष्टि है उसके अंदर यदि हम इसको देखें आगे, ये जो सृष्टि है इसके आधार पर यदि हम देखें तो सृष्टि अज्ञात की परिधि में नहीं आती, उसको अज्ञेय कहा गया है, यानी अज्ञानता है। अज्ञात ये परिधि ऐसी थोड़ी सी अशुद्धि हो जाती है, ध्यान देना। अज्ञात का मतलब क्या होता है? जो जिसकी जानकारी है ही नहीं। और अज्ञेय का मतलब क्या है? जानकारी है लेकिन वो पूरी तरह से जानकारी हासिल नहीं है। अज्ञात का मतलब तो अभी उसको खोजना बाकी है। ठीक है, तो ये विजय कुमार जी पांडे थे जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने ये विचार प्रस्तुत किए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सृष्टि है उसको अज्ञेय माना गया है और ज्ञात की ओर उसको लेकर जाना है। ठीक है, आगे हम बात करें जैन धर्म की। तो जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म ये कहता है कि सृष्टि जो है वो शाश्वत है, यानी सृष्टि थी, उसका अस्तित्व था और अस्तित्व है और रहेगा। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि सृष्टि नहीं थी या सृष्टि का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो सृष्टि थी और रहेगी, इसके लिए कोई भी जो कानून है वो अगर अनुपालना की जाएगी तो वो प्रकृति के द्वारा बने हुए कानून के अनुसार ही उस सृष्टि का आगे अस्तित्व चलता रहेगा, या उसका जो सर्वाइवल है वो स्थिति उसकी बनी रहेगी। ऐसे एक प्रिंसटन विश्वविद्यालय है जिनके पॉल स्टेनहार्ट ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, और वो मॉडल में क्या बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति करने वाले एक 2 त्रि-आयामी जो संरचना है उससे चौथी त्रि-आयामी संरचना टकराई, और टकराने के फलस्वरूप क्या हो गया? सृष्टि का निर्माण हो गया। ऐसा उस यूनिवर्सिटी में कार्य किया गया और उसके आधार पर इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ब्रह्मांड है वो एक रबड़ की झिल्ली की तरह है जो आगे से आगे फैल रहा है और अभी उसका फैलाव बाकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब ये ब्रह्मांड की संरचना एक दूसरे से दूर जाती है मगर बढ़ती हुई दूरी के लिए कोई भी केंद्रीय बिंदु नहीं है। प्रारंभ में हमने कहा था कि ब्रह्मांड का केंद्रीय बिंदु पृथ्वी को माना गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड तो अभी भी फैल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो उसका केंद्र यानी सेंटर पॉइंट कहाँ से आएगा, उसका केंद्रीय बिंदु कैसे आएगा? तो इस प्रकार से हम नहीं कह सकते कि इस बिग बैंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि कोई भी ऐसी केंद्रीय बिंदु वाली स्थिति आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट जो अपना कालांश होगा उसके अंदर हम देखेंगे।